In this lecture of Unit 4, we are going to discuss about the ocean thermal energy conversion. ओशियन माने होता है समुद्र, तो समुद्र की गर्मी से समुद्र में जो पानी गर्म होता है उसकी एनर्जी को यूज़ करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। होता क्या है, बहुत बड़े बड़े जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, तो समुद्री एरिया में क्या होता है, जहाँ पे गर्मी अच्छी मात्रा में पड़ती है, तो क्या होता है, समुद्र का जो ऊपरी सतह होता है, समुद्र का जो ऊपरी तल होता है, उसका टेम्परेचर लगभग 28, 30, 32 डिग्री के आसपास हो जाता है। और वहीं पे अगर समुद्र के अंदर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर अगर अंदर जाते हैं तो समुद्र का टेम्परेचर करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो होता क्या है, समुद्र की ऊपरी तल का टेम्परेचर होता है 32-35 डिग्री सेल्सियस, और 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाने पे होता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं कि जो गर्म पानी है वो समुद्र तल के ऊपर वाला, उसको या तो डायरेक्टली वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ करके स्टीम जनरेट करके हम स्टीम टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, नीचे कंडेंस करके छोड़ देते हैं। या दो तरीका होता है, आप कंडेंसर कहाँ रखेंगे, कंडेंसर नीचे रखेंगे जहाँ पे 1.5 किलोमीटर अंदर जा कर के हमें ठंडा पानी मिल रहा है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं। कई बार क्या होगा, वर्किंग फ्लूइड लेंगे, तो दो तरीके की साइकिल मैं इसमें आपको बताऊंगा, एक ओपन साइकिल, एक क्लोज साइकिल, आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओपन साइकिल में क्या होता है, जो वर्किंग फ्लूइड कोई और ना यूज़ करके गर्म पानी जो होता है उसी को यूज़ करते हैं फॉर स्टीम जनरेशन। और जो क्लोज साइकिल सिस्टम होता है उसमें कोई वर्किंग फ्लूइड ले लेते हैं, उसको गर्म पानी जो हमें समुद्र की ऊपरी तल पे जो मिलता है उससे गर्म करके वेपोराइज़ करते हैं। वेपोराइज़ करके स्टीम जनरेट जब होता है तो फिर स्टीम टरबाइन रोटेट होता है और जनरेटर कनेक्टेड रहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर वो जो स्टीम एग्जॉस्ट होती है तो उस एग्जॉस्टेड स्टीम को क्या करते हैं, नीचे जो 1-1.5 किलोमीटर नीचे कंडेंसेशन प्रोसेस हम करते हैं कंडेंसर के थ्रू, वहाँ पे क्या करते हैं, उसको कंडेंस करेंगे तो फिर वो लिक्विडफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको फिर से हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। तो वो वर्किंग फ्लूइड लगातार चलता रहता है। और स्टीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही गर्म पानी ऊपरी सतह का यूज़ करके। ठीक है, तो ये दो तरीके का प्रोसेस है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कोस्टल एरिया, समुद्री क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे समुद्र का जो ऊपरी तल है, जो ऊपरी सतह है, उसका टेम्परेचर करीब 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास होता है। और एट द सेम प्लेस अगर हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे समुद्र में पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये गर्म पानी और ठंडे पानी को यूज़ करके ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। अब आते हैं हम डिटेल में। OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। The main objective of ocean thermal energy conversion is to turn the solar energy trapped by ocean into usable energy. This kind of energy is found in tropical ocean where water temperature differ from surface to deeper into the sea. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, शॉर्ट में बोलते हैं OTEC। इसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी को समुद्र का ऊपरी सतह का पानी एब्जॉर्ब करता है उसको यूजेबल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। और इस तरह की एनर्जी हमें ट्रॉपिकल एरिया, जो समुद्री एरिया होते हैं, बड़े बड़े कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर मिलती है। और टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करते हैं, जो ऊपरी सतह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अंदर जब जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। ऑन द ओशियन सरफेस it can be at least 20 डिग्री सेल्सियस हॉटर दैन द टेम्परेचर एट डीपर सी लेवल। जो ऊपरी सतह होती है वो लगभग कम से कम 20 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। अगर नीचे 5 है तो ऊपर 25 या 25 से ऊपर रहता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम 20 डिग्री के आसपास हमको मिल जाता है। ड्यू टू लो टेम्परेचर डिफरेंस द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन इज़ वेरी लो, it is almost 2%. The thermal gradient is converted into electrical energy. तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये काफ़ी कम होता है,
इसलिए हमें इफ़िशियंसी काफ़ी कम मिलती है, लगभग 2% के आसपास मिलती है, और थर्मल ग्रेडियंट को ही कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जो ओटेक सिस्टम है, जो ओटेक प्लांट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन साइकिल सिस्टम, सेकंड वन इज़ क्लोज साइकिल सिस्टम। ठीक, ओपन साइकिल सिस्टम में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई वर्किंग फ्लूइड नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम गर्म पानी जो ऊपरी सतह पर जो हॉट वाटर है उसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ओपन साइकिल सिस्टम। आप देख रहे हैं इसमें लेफ़्ट साइड में ऊपर इवेपोरेटर है जहाँ पे कि हम वार्म वाटर के थ्रू वेपोराइजेशन करेंगे। ठीक है, और जो वेपोराइज होकर जब स्टीम बनेगा तो वो कैसा रहेगा, लो प्रेशर स्टीम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लो प्रेशर स्टीम होगा, तो इसलिए जो स्टीम प्रोड्यूस करेंगे वो अत्यधिक मात्रा में करेंगे। जितनी ज़्यादा मात्रा में हम कर सकेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत कम है, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। तो स्टीम टरबाइन का साइज़ भी हमको बड़ा रखना पड़ेगा। फिर स्टीम जाएगा हमारा स्टीम टरबाइन में, जहाँ पे स्टीम टरबाइन में ब्लेड्स रोटेट करेंगे जो शाफ्ट से जुड़े रहेंगे और शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कनेक्टेड रहेंगे। फिर जो और जो उसमें पानी बचेगा वो डायरेक्ट इवेपोरेटर में, जितना स्टीम बन जाएगा वो तो चला जाएगा लो प्रेशर स्टीम टरबाइन में, और बाकी का अनइवेपोरेटेड वाटर जो रह जाएगा, जो पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वहीं से समुंदर में छोड़ दिया जाएगा। और स्टीम टरबाइन में जब काम हुआ तो जो स्टीम एग्जॉस्ट होगी उसको 1-1.5 किलोमीटर अंदर समुद्र में ले जाके कंडेंसेट करेंगे। कंडेंस करके उसको कैसे कंडेंस करेंगे, उसको नीचे जो ठंडा पानी है उसके थ्रू उसको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करके समुद्र में छोड़ देंगे। तो ये है ओपन साइकिल सिस्टम का सिस्टम। द ओपन साइकिल सिस्टम यूज द सी वाटर एट द वर्किंग फ्लूइड। इसमें कोई हम वर्किंग फ्लूइड यूज़ नहीं करते हैं, हम समुद्र के पानी को ही एज ए वर्किंग फ्लूइड इसमें यूज़ करते हैं। द वार्म सरफेस वाटर इज फ्लैश इवेपोरेटेड in a chamber maintained under high vacuum and generated vapor driven vapor drive a low pressure turbine connected with the generator। तो जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें हम जो वार्म सरफेस वाटर है जो कि हम फ्लैश इवेपोरेटर में कहते हैं, वो एक चैम्बर में वैक्यूम मेंटेन रहता है जहाँ पर कि ये वेपर जनरेट होता है, और वेपर जो ड्राइव होता है वो लो प्रेशर टरबाइन उससे कनेक्टेड रहती है। तो लो प्रेशर स्टीम हम टरबाइन में देते हैं। बाकी का प्रोसेस साइकिल मैंने आपको बताया। अब द एग्जॉस्ट स्टीम इज़ कनेक्टेड यूजिंग सी वाटर। अब एग्जॉस्ट स्टीम जो स्टीम टरबाइन से जब स्टीम का काम हो जाएगा तो एग्जॉस्ट होगी, तो समुद्र के पानी में नीचे ले जाएंगे जहाँ उसको कंडेंसेट करेंगे। ए हीट एक्सचेंजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कोल्ड वाटर स्प्रे मेक्स अ हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर का काम यहाँ पे डायरेक्टली हो जाता है। जब कंडेंसर में आएगा तो वहाँ पे जो समुद्र का ठंडा पानी है उससे उसके ऊपर छिड़काव होगा, तो फिर वो कंडेंसर में वो जो वेपर आया, जो स्टीम आया, एग्जॉस्ट स्टीम आया, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एग्जॉस्ट स्टीम एंड कोल्ड वाटर स्प्रे मेक्स अ हीट एक्सचेंजर। यही एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है। द स्टीम इज जनरेटेड एट वेरी लो प्रेशर, दिस रिक्वायर्स ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूँकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, 30-35 डिग्री के आसपास, मैक्सिमम 32 से 35 डिग्री मिलेगा। तो चूँकि टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से जो हम स्टीम प्रोड्यूस करना है हमको, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज वॉल्यूम में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है। हेंस द डायमीटर ऑफ द स्टीम टरबाइन इज़ अबाउट 12 मीटर फॉर 1 मेगावाट। तो डायमीटर भी इसीलिए स्टीम टरबाइन का ज़्यादा होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 मीटर फॉर 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ओपन साइकिल सिस्टम में जो स्टीम टरबाइन हम यूज़ करेंगे वो लगभग 12 मीटर के करीब होगा, जिससे कि 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो सके। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ओपन साइकिल सिस्टम में हम वर्किंग फ्लूइड को यूज़ ना करके गर्म पानी को ही, जो ऊपरी सतह का जो वार्म वाटर होता है उसी को वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ करते हैं। तो इवेपोरेटर में उससे क्या करेंगे, उस गर्म पानी को वेपोराइज करेंगे। वेपोराइज करेंगे तो जितना वेपर बनेगा वो लो प्रेशर स्टीम होगा,
जो कि हम स्टीम टरबाइन में भेज देंगे, और जो पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा उसको वापस समुद्र में आ जाएगा। फिर स्टीम टरबाइन में चूँकि बहुत लो प्रेशर स्टीम होता है तो हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्टीम प्रोड्यूस करना होता है। तो लार्ज क्वांटिटी स्टीम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की स्टीम हम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए स्टीम टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हमको रखना पड़ता है। तो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जो स्टीम टरबाइन का डायामीटर है वो लगभग 12 मीटर के आसपास होता है। अब जो एग्जॉस्टेड स्टीम होगी उसको 1-1.5 किलोमीटर नीचे समुद्र में कंडेंसर में ले जाएंगे, जहाँ पे कंडेंसर पे जब 5 डिग्री टेम्परेचर वाला जहाँ पे पानी है उससे उस पर छिड़काव करेंगे, जिससे वो स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो उसको वापस ओशियन में छोड़ देंगे। इसमें साइकिल नहीं चलेगी, एक बार होगा ये काम, एक बार होगा, एक बार ऐसे हुआ दोबारा फिर से होगा, दोबारा फिर से होगा, देयर इज़ नो साइकिल। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ओपन साइकिल सिस्टम। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का जो पहला सिस्टम है दैट इज़ ओपन साइकिल सिस्टम। नाउ द सेकेंड इज क्लोज साइकिल सिस्टम। तो अब क्लोज साइकिल सिस्टम में देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऊपर एवापोरेटर है, एवापोरेटर से जो है स्टीम जनरेट होके आई हमारी टरबाइन में, टरबाइन से फिर वही अपना स्टीम ने काम किया और जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और ये एग्जॉस्ट हुई। एग्जॉस्टेड स्टीम में हमने क्या किया, एग्जॉस्टेड स्टीम लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर पे उस समय उसका टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब 10 डिग्री टेम्परेचर पे वो हमारे कंडेंसर में आई। कंडेंसर हमने क्या किया, नीचे रखा हुआ है 1-1.5 किलोमीटर करीब समुद्र तल से नीचे, वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी का टेम्परेचर है। तो वो पानी अब हम कंडेंसर पर डालेंगे, ठीक। तो उस पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि हम समुद्र में छोड़ देंगे, उसका टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। बाकी हम वो जो इंटरनल फ्लूइड है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है वो वापस लिक्विड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया यूज़ कर रहे हैं, फिर वो हम उसको जो है वापस एवापोरेटर में भेज देंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। तो क्लोज साइकिल सिस्टम में क्या होगा, इन द क्लोज साइकिल सिस्टम लो बॉइलिंग लिक्विड सच एज फ्रियॉन और अमोनिया इज़ द वर्किंग फ्लूइड। तो क्लोज साइकिल सिस्टम में फ्रियॉन या अमोनिया को हम वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ करते हैं। द फ्लूइड इज़ इवेपोरेटेड using the warm surface sea water. After the vapor drives the turbine, it is connected by cold sea water. This condensate is pumped back to the evaporator. तो इसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया या फ्रियॉन को एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे, उसको क्या करेंगे, गर्म पानी से वेपराइज करेंगे इवेपोरेटर में। तो लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर से आसपास उसका जो है वो हो जाएगा। तो जितना जो है हमारा टेम्परेचर जितना वेपराइज हो जाएगा वो हम टरबाइन में भेज देंगे, बाकी का पानी जो है बाहर निकाल देंगे। अब वो स्टीम जब स्टीम टरबाइन में गई तो स्टीम टरबाइन रोटेट होगी, जिससे कि कनेक्टेड रहेगा जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये जो फ्रियॉन या अमोनिया का जो वेपर है ये फिर हम कंडेंसर में नीचे 1-1.5 किलोमीटर करीब ले जाएंगे, जहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर के ठंडे पानी का उस पर छिड़काव होगा। तो वो क्या होगा, जितना पोर्शन वेपोराइज होगा वो वापस हम इवेपोरेटर में डाल देंगे, और जो वेपोराइज नहीं होगा वो समुद्र में छोड़ देंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, बार बार ये साइकिल चलता रहेगा। तो क्या हो गया, इन द क्लोज साइकिल सिस्टम लो बॉइलिंग लिक्विड सच एज फ्रियॉन और अमोनिया इज़ द वर्किंग फ्लूइड। द फ्लूइड इज़ इवेपोरेटेड यूजिंग द वार्म सरफेस सी वाटर. After the vapor drives the turbine, it is condensed by cold sea water. This condensate is pumped back to the evaporator. The heat surface of water having temperature from 27 degrees Celsius to 30 degrees Celsius is transferred to the evaporator. Warm surface water vaporizes the ammonia. Ammonia vapor produces work while expanding in the turbine. The ammonia vapor is then condensed back to liquid by thermal contact with the cold water. जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, अमोनिया को क्या करेगा, गर्म पानी जिसका टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा वो एवापोरेटर में वेपोराइज करेगा।
फिर वेपोराइज अमोनिया जो है टरबाइन में जाएगा, जहाँ पे वो टरबाइन को रोटेट करेगा। फिर जो एग्जॉस्टेड अमोनिया स्टीम होगा वो कंडेंसर में आ जाएगा, जहाँ पे वो कंडेंस होगा, ठीक है, और ठंडा होकर के वापस लिक्विड में बदल करके, फिर क्योंकि ठंडे पानी के टच में आते ही वो वापस लिक्विड में हो जाएगा, उसको फिर से एवापोरेटर में भेज देंगे। तो दिस इज़ द क्लोज साइकिल सिस्टम ऑफ ओटेक प्लांट। At all the time, working fluid like ammonia remains in a closed cycle and is continuously circulated। पूरे टाइम अमोनिया फ्लूइड जो है साइकिल में रहेगा और कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहेगा। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स रिलेटिवली हाई इफ़िशियंसी एज़ कम्पेयर टू द ओपन साइकिल सिस्टम। तो इस प्रोसेस में चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर ब्रेक हो गया, फिर दोबारा हुआ फिर ब्रेक हो गया, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, in comparison with if we compare it with open cycle system, तो जो closed cycle system है उसकी efficiency ज़्यादा होती है। एक important point है, for an OTEC plant with an electric power output of 20 megawatt, large quantities of warm and cold water must be circulated in the evaporator and condenser। अगर कोई OTEC प्लांट है जिसका कि इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट 20 मेगावाट है, तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में गर्म और ठंडा पानी की आवश्यकता होती है। अब एडवांटेज ऑफ ओटेक, क्या एडवांटेज हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के? The variety of products and services are the major advantage of ocean thermal energy conversion plant। Second advantage है इसका, the open cycle eliminates the need for a surface heat exchanger। अगर हम ओपन साइकिल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि बार बार पानी से ही गर्म पानी से को यूज़ करके हम वेपराइज़ करते हैं और नीचे ठंडा करने के लिए हम ठंडे पानी का यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली स्प्रे करके, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड एडवांटेज इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट फॉर पावर जनरेशन इज़ दैट ओशियन एनर्जी इज़ रिन्यूएबल सोर्स। भाई ओशियन एनर्जी कभी ख़त्म होनी नहीं है, ये बार बार हमें मिलती रहेगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। Fourth advantage is since no fuel is used, the OTEC system may become more economical in the future। चूँकि इसमें हम किसी तरीके का कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करके ये भविष्य में और भी इकोनॉमिकल हो सकता है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। There are some disadvantages also of OTEC or limitation। First one is due to low pressure, large size of steam turbine is used। जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और जो गर्म पानी की सतह होती है वहाँ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चूँकि नहीं मिलता है, इसलिए लो प्रेशर स्टीम जनरेट होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़े वॉल्यूम में हमें स्टीम प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिससे कि स्टीम टरबाइन का साइज़ भी बहुत बड़ा करना पड़ता है। Second, the maintenance of vacuum in the pumps need very large vacuum pumps। Third is in closed cycle the working fluid is expensive। तो closed cycle ओटेक प्लांट में जो हम वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो हमें महंगा पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्लांट इज़ हाई, प्लांट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। An OTEC plant will have to be capable of withstanding some ocean storm over its lifetime। ओटेक प्लांट को हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है कि जो समुद्री तूफ़ान वगैरह आते हैं उनका जो है इस पर ज़्यादा असर ना हो, या लाइफ टाइम इतना मजबूत प्लांट बनाया जाए कि आने वाले समुद्री तूफ़ानों से इस पर कोई ज़्यादा असर ना पड़े। सिक्स्थ वन इज़ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ओपन साइकिल ओटेक इज़ वेरी हाई। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेवन्थ, कोरोजन ऑफ मेटल पार्ट ड्यू टू सलाइन वाटर। अब चूँकि नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है समुद्र का, और जो हम पार्ट मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो लोहे के होते हैं, तो उसमें जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। एट्थ लिमिटेशन इज साइज़ ऑफ द प्लांट इज़ लिमिटेड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंपोनेंट।
इसका जो है साइज जो है लिमिटेड होता है। ओटेक प्लांट कैन अल्टर एंड मे डैमेज द सराउंडिंग इकोसिस्टम। तो आसपास का वातावरण जो है ओटेक प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस वजह से आसपास का जो सराउंडिंग सिस्टम है, जो पानी है समुद्री पानी, वो जो है ख़राब हो सकता है। 10th point is pollution can be caused by closed cycle OTEC if intermediate chemicals leak into the ocean। पोल्यूशन जो है क्या करता है, क्लोज साइकिल सिस्टम में जो केमिकल अगर लीक हो गए तो वो क्या करता है, समुद्र का पानी पॉइजनस हो सकता है। तो आसपास के जो समुद्री वनस्पतियां हैं या जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग पावर प्लांट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो फ्लोटिंग पावर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी मुश्किल है। Now some applications of OTEC plant. Other than generating electricity, open cycle plant can also produce desalinated water which can be used for irrigation and human consumption। तो ओटेक पावर प्लांट को हम बिजली पैदा करने के लिए मुख्यतः यूज़ करते हैं, लेकिन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट को हम यूज़ करके डीसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। पानी से नमक को अलग करके शुद्ध पानी के थ्रू हम निकाल सकते हैं, जो कि सिंचाई के लिए और हमारे पीने के योग्य पानी बन सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज इसका ये हुआ कि ओटेक पावर प्लांट में से हम ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि हम पानी से नमक को निकाल करके पानी को पीने योग्य और सिंचाई योग्य बना सकते हैं। सेकंड इज़ A closed cycle OTEC plant can also act as a chemical treatment plant। तो क्लोज साइकिल जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट है उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ OTEC इज़ एन OTEC plant can also be used to pump up the deep sea water। The cold water can then be used for conditioning and refrigeration if it is brought back to shore। एक बड़ा अच्छा एडवांटेज इसका ये है कि हम समुद्र का जो गहराई में जाने के बाद जो ठंडा पानी है, उस ठंडे पानी को पंप करके अगर हम सी शोर पे ले आते हैं तो हम जो है आसपास की रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग में इस पानी को कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ओटेक प्लांट इज़ while the sea water surrounding the plant is being moderated, the enclosing area can be used for aquaculture and mariculture। तो अगर मॉडरेट माने होता है ठहराव, तो जहाँ पर भी हम प्लांट लगाते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट लगाते हैं, तो जो अक्सर क्या होता है कि उसके आसपास के पानी में काफ़ी दूर तक के एरिया में पानी में बहाव लगभग शून्य हो जाता है, लगभग कम हो जाता है, पानी में एक ठहराव सा आ जाता है। तो अगर जब वहाँ पानी में ठहराव आ जाता है तो हम दो मुख्य कार्य वहाँ पे कर सकते हैं। एक मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली का उतनी दूर पालन कर सकते हैं, और दूसरा मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर, और दूसरा कार्य हम कर सकते हैं कि वहाँ पे समुद्री खेती कर सकते हैं। समुद्र में बहुत तरीके की खेती होती है, समुद्र में तरह तरह की वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं। तो जहाँ पे हमने पावर प्लांट लगाया तो वहाँ का पानी क्या होता है, मॉडरेट हो जाता है, वहाँ के पानी में ठहराव हो जाता है, बहाव कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर। वहाँ पे हम मत्स्य पालन और समुद्र से रिलेटेड खेती, समुद्र कृषि हम वहाँ पे कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ लास्ट एप्लीकेशन रिलेटेड विद द ओटेक पावर प्लांट, द पावर जनरेटेड in OTEC plant can be used for hydrogen production by means of water electrolysis। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब हम पानी में बिजली प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो ओटेक प्लांट के थ्रू हम ये काम भी कर सकते हैं। ओटेक प्लांट के थ्रू हम पानी में बिजली पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये हमें फिर एक अच्छे एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है, जिसको यूटिलाइज़ करके हम एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, in which we have discussed
two types of ocean thermal power plant, that is open cycle system and closed cycle system, and we have discussed the advantage of ocean thermal energy conversion, and there are some limitation with ocean thermal energy conversion and the different type of application which we can utilize by using ocean thermal energy conversion. In the next lecture we will discuss about the geothermal energy.